दोस्तों, अंतरिक्ष में अपने स्पेसक्राफ्ट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रिसर्च करना अब काफी आसान है। लेकिन असली खतरा तो पृथ्वी से स्पेस में जाने और वहां से वापस आने में होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को जाते वक्त पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की विपरीत दिशा में उड़ना पड़ता है और आते वक्त वातावरण में एंटर करने के दौरान गर्म हवाओं की गर्मी, दबाव और घर्षण का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान हुई एक भी छोटी सी गलती स्पेसक्राफ्ट में सवार अंतरिक्ष यात्रियों की जान तक ले सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के साथ कई एक्सपर्ट्स का ग्राउंड क्रू इस बात का ख्याल रखता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग सही से हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेस ट्रैवल के विज्ञान को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश राय और आप देख रहे हैं DN विद नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बचपन में आप सब ने एक पटाखे वाला रॉकेट तो जरूर चलाया होगा और शायद आप में से कई लोगों ने यह सपना भी देखा होगा कि मैं तो बड़ा होकर रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष में जाऊंगा। यानी ये बात तो हम सभी को पता होती है कि रॉकेट ही वो व्हीकल है जिससे स्पेस में पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, स्पेस में जाने के लिए आप रॉकेट में नहीं बैठ सकते, लेकिन इसके लिए आपको स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रॉकेट फिर किस काम का, लेकिन यहाँ समझने वाली बात तो ये है, स्पेस में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट में ही एस्ट्रोनॉट्स जरूरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए जरूरी चीजें होती हैं, जिसे अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम रॉकेट करता है। तो अब हम यह जानते हैं कि रॉकेट कैसे काम करता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आइए हम जानते हैं कि रॉकेट आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों, आपने बचपन में न्यूटन का तीसरा नियम यानी थर्ड लॉ तो जरूर पढ़ा ही होगा, जिसके मुताबिक हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। जैसे जब हम बंदूक से गोली फायर करते हैं तो बंदूक से गोली की तरफ एक्सेलरेशन फोर्स आगे की तरफ लगता है और गोली भी पीछे की तरफ बराबर फोर्स लगाती है, जिसे रिकॉइल फोर्स कहा जाता है, जिस वजह से बंदूक चलाने वाले व्यक्ति के कंधे पर झटका लगता है। इसके अलावा जब हम जमीन पर बॉल उछालते हैं तब हम जिस स्पीड से बॉल को नीचे की तरफ मारते हैं वो उतनी ही स्पीड से ऊपर की तरफ उछलती है। और रॉकेट भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे ईंधन का कंबंशन से रॉकेट थ्रस्ट पैदा करता है, जिसके इस्तेमाल से वह जमीन से उड़ता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लॉन्च पैड से निकला ये गोलाकार यान रॉकेट नहीं होता, बल्कि पास में लगे इन ट्विन इंजन को रॉकेट कहा जाता है, जिसका काम अपने पेलोड को केवल स्पेस में पहुंचाना होता है। इस पेलोड में स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट, सैटेलाइट या फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं। दुनिया में मौजूद हर इंजन की तरह रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ये ईंधन जलता है तब इसमें से गर्म गैस निकलती है। अपनी सीधी बनावट की वजह से रॉकेट इंजन इन गैसेज को नीचे की तरफ छोड़ता है, जिस वजह से धक्का या थ्रस्ट पैदा होता है और रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धक्का आखिर कितना पावरफुल होता है। तो आपको बता दें कि स्पेसक्राफ्ट के पास लगे ट्विन साथ मिलकर करीब 5.3 मिलियन पाउंड थ्रस्ट पैदा करते हैं, जो 44 मिलियन हॉर्स पावर की जितना होता है। इतने पावर को उत्पन्न करने के लिए एक साथ करीब 14,706 डीजल लोकोमोटिव इंजन की या फिर 4 लाख कार्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, एक रॉकेट और एरोप्लेन के इंजन में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि एरोप्लेन को अपने फ्यूल को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वहीं दूसरी तरफ ये रॉकेट को स्पेस में उड़ना होता है, इसलिए ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइज अपने साथ लेकर उड़ता है, ताकि इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत ना पड़े। एक रॉकेट के इंजन में मुख्यतः 2 प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड फ्लूइड एंड सॉलिड फ्लूइड।
इस फ्यूल को ले जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट इंजन के साथ एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक जुड़ा होता है और स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वातावरण से बाहर स्पेस में सही जगह पर पहुंचाने के बाद रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं और यहां से स्पेसक्राफ्ट अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है। शायद इस एक्सप्लेनेशन के जरिए आप रॉकेट के काम करने के तरीके को तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्पेसक्राफ्ट की तरफ। दोस्तों, एक स्पेसक्राफ्ट एक एरोप्लेन की तरह ही होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के रहने, खाने पीने, सोने और उनके लिए जरूरी सभी एक्सपेरिमेंट्स की चीजें होती हैं। हवाई जहाज की कॉकपिट की तरह ही स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम रहता है जिसमें बैठकर पायलट एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं। इसके बाद पायलट एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल आता है और वो स्पेसक्राफ्ट को उड़ाकर क्रू मेंबर्स को स्पेस में जरूरी जगह पर ले जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो ग्राउंड पर बैठी नेविगेशन टीम ही स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर रही होती है। इस स्पेसक्राफ्ट में एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगी होती हैं जिसका इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जरूरी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के लॉन्च के लिए जो जरूरी चीज होती है वो है लॉन्च पैड। आप भी जानते हैं कि इतनी ज्यादा हीट छोड़ने वाले रॉकेट को बिल्डिंग की छत से तो उड़ाएंगे नहीं, इसलिए स्पेशली लॉन्च पर्पस के लिए डिजाइन की जाती हैं लॉन्च पैड। दोस्तों, लॉन्च पैड वो प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट को आसमान की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में प्रोजेक्ट किया जाता है। अब पेलोड जितना ज्यादा होता है, लॉन्च पैड के उतने ही स्टेजेज होते हैं। इस लॉन्च पैड पर रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के सेटअप होने के बाद इसे नेविगेशन टीम स्पेस सेंटर में बैठकर आसानी से कंट्रोल कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने मूवीज में कैमरे में बैठे वैज्ञानिकों को लॉन्च के वक्त 5, 4, 3, 2, 1 लॉन्च कहते हुए सुना होगा। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक अभी उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं कि एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से ज्यादा दूर जा सकें, इसलिए वो पृथ्वी के आसपास ही अंतरिक्ष में अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और कई बार एस्ट्रोनॉट्स स्पेस शटल सीधा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर लैंड करते हैं, जहां पर उनके रहने, खाने पीने और सोने से लेकर एक्सपेरिमेंट के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट सब मौजूद होता है। अब इस इतने बड़े स्पेस स्टेशन को बनाया कैसे गया? तो दोस्तों, इसके बारे में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि अंतरिक्ष में अपने टास्क पूरा करने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से धरती पर कैसे लौटते हैं। दोस्तों, यहाँ आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि स्पेस से रिटर्न होने के लिए भी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन आपको बता दें कि वापसी के दौरान स्पेसक्राफ्ट के पास ना ही इतना फ्यूल होता है और ना ही रॉकेट, क्योंकि इन्हें तो लॉन्च के बाद ही अलग कर दिया जाता है। तो फिर अंतरिक्ष यात्री नीचे कैसे आते होंगे? तो दोस्तों, यहाँ काम आते हैं स्पेस शटल यानी स्पेसक्राफ्ट, जो करीब 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं और पृथ्वी की कक्षा की चारों ओर चक्कर काटते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। इस एंट्री की प्रक्रिया ही स्पेस ट्रेवल की सबसे मुश्किल प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट को वायुमंडल की गर्म हवाएं और उनके प्रेशर और फ्रिक्शन का भी सामना करना पड़ता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर स्पेसक्राफ्ट की जगह हवाई जहाज को अंतरिक्ष से वायुमंडल में एंट्री कराई जाए तो वो चुटकियों में जलकर राख हो जाएगा। इसी हीट से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी और निचली सतह के साथ पंखों पर भी एक खास तरह की रेजिस्टेंस कोटिंग लगाई जाती है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 2003 में जिस कोलंबिया स्पेस शटल में कल्पना चावला और कुछ अन्य एस्ट्रोनॉट सवार होकर पृथ्वी पर आ रहे थे, तो लॉन्च के दौरान उसके पंखों से यह कोटिंग उखड़ गई थी। इस वजह से गर्मी ने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पूरे स्पेसक्राफ्ट को कुछ ही पलों में
जलाकर राख कर दिया था। दोस्तों, कल्पना चावला के बारे में एक डिटेल वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। खैर, जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होकर धरती की ओर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ये जमीन के पैरेलल उड़ने लगता है और फिर आता है लैंडिंग का समय, जो पायलट एस्ट्रोनॉट के लिए चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि हवाई जहाज की तरह ही स्पेसक्राफ्ट को भी एयरपोर्ट के रनवे पर ही लैंड कराया जाता है और लैंडिंग के दौरान इसके नीचे की ओर लगे पहिए खुल जाते हैं। लेकिन एक एरोप्लेन के मुकाबले स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग के दौरान रफ्तार कम करने में मदद करने के लिए इसमें पीछे की ओर एक पैराशूट भी खुल जाता है। हालांकि अपोलो, जर्मनी और मरकरी जैसे स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में कराई गई थी, लेकिन इससे स्पेसक्राफ्ट के पानी में डूबने का खतरा बना रहता है, इसलिए अब इस तरह की लैंडिंग नहीं करवाई जाती। तो इस प्रकार आपने जाना कि अंतरिक्ष में जाने और वहां से वापस आने की प्रक्रिया में कितनी भारी चुनौतियों का एस्ट्रोनॉट्स को सामना करना पड़ता है। खैर, स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग और लैंडिंग में से आपको कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा मुश्किल लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।